Good afternoon, all my students. Today I am coming to you with a very special class that is of tenses that forms the basis of grammar. My dear students, आज मैं आपके लिए ग्रामर सीरीज लेके आ रहा हूँ. समझ लो ग्रामर में धमाका करने वाले हैं और जो ग्रामर का बेसिस है जो कि सभी लोग करते हैं लेकिन समझ कोई अच्छी तरह से नहीं पाते हैं, उसके लिए हम आज प्रयास कर रहे हैं. टॉपिक है टेंसेस. लेकिन टेंसेस से पहले जो मैं समझाना चाहता हूँ वो है फाउंडेशन मॉड्यूल. फाउंडेशन मॉड्यूल आप इसको ध्यान में रखना क्या है. जब तक आपको फाउंडेशन मॉड्यूल समझ में नहीं आएगा तो पूरे टेंस कभी भी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएंगे. तो ये फाउंडेशन मॉड्यूल रिलेटेड टू टेंसेस क्या है इसको थोड़ा समझने की कोशिश की. देखिए फाउंडेशन मॉड्यूल में सबसे पहले हम बताएंगे आपको फंक्शन ऑफ टेंसेस. आखिर टेंसेस की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, टेंस के काम क्या हैं. बहुत आसान है, आपको समझना बाकी है, फिर आप बिल्कुल सीधा अपनी फ्लाइट में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. देखिए टेंसेस के जो फंक्शन हैं वो दो तरह के होते हैं. क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं. सबसे पहले होता है टाइम ऑफ एक्शन. क्या होता है मेरे टेंस का पहला फंक्शन? टाइम ऑफ एक्शन. जो काम हो रहा है या जो किया जाता है उसका क्या टाइम है. व्हाट्स द टाइम एट विच एनी इवेंट इज टेकिंग प्लेस. एक. और दूसरा फंक्शन है स्टेट ऑफ एन एक्शन. जो एक्शन लिया जा रहा है वो किस स्टेट में लिया जा रहा है, उसकी स्थिति क्या है. राइट पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी स्टेट हो सकता है. ये चीज आपने समझनी है. तो बेसिक जो मॉड्यूल हम बना रहे हैं आपके लिए वो क्या है? सबसे पहले टेंस का टाइम ऑफ एक्शन और दूसरा है स्टेट ऑफ एन एक्शन या इवेंट, कुछ भी हो सकता है. उसके बाद आप समझो टाइम ऑफ एन एक्शन क्या है. टाइम ऑफ एन एक्शन जो होता है वही टेंस होता है. टेंस का मतलब ही टाइम होता है. तो टाइम ऑफ एन एक्शन मींस टेंस. तो जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सेंटेंस बता रहा हूं, सभी जानते हैं. एक ही चीज को हमने तीन तरीके से कैसे कहा. देखिए ही गोज टू स्कूल. वह स्कूल जाता है. ऐसे लग रहा है काम चल रहा है, मेरे प्रेजेंट में हो रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया. ही वेंट टू स्कूल. वह स्कूल गया. गया जो गया वो गया पास्ट टेंस, तो ये पास्ट टेंस है. एंड ही विल गो टू स्कूल. वह स्कूल जाएगा मींस आने वाले टाइम में जाएगा, दैट इज फ्यूचर. तो हमने तीन टेंस आपको सिंपल से यहां पे बताए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ओके, अब चलते हैं थोड़ा समझते हैं स्टेट ऑफ एक्शन क्या है. देखो अगर इसी को हम आई राइट लेटर्स रेगुलरली, मैं नियमित रूप से लेटर लिखता हूं, रोज लेटर लिखता हूं, तो आपको क्या लग रहा है कहने से? ये स्टेट ऑफ जो माय स्टेटमेंट है इससे ये लगता है कि मेरी हैबिट है लेटर लिखने की. ये हैबिचुअल फंक्शन है. तो हैबिचुअल फंक्शन है, ये है हमारा स्टेट इसका. दूसरा आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूं, इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है टेंस और एक प्रोग्रेसिव एक्शन है. एक एक्शन कैसे होता है स्टेट ऑफ एक्शन? प्रोग्रेसिव है, मैंने चल रहा है. खाना खा रहा हूं, ये एक्शन कैसा है मेरा खाने का? प्रोग्रेसिव है. खाना खाया ये पास्ट हो गया. अब चलिए आई हैव जस्ट रिटन ए लेटर, अभी अभी मैंने एक लेटर लिखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, काम पूरा हो गया लिखने का. तो ये इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग एक्शन, माने थोड़ा पहले समय निकल चुका है, अभी पहले थोड़ी देर पहले खाया है, तो प्रीसीडिंग एक्शन. अभी हम जैसे पढ़ा रहे हैं तो इससे प्रीसीडिंग एक्शन क्या था मेरा? ये खोलना, पेन खोलना, दिस इज प्रीसीडिंग एक्शन. और ये धीरे धीरे पास्ट बन जाता है जैसे जैसे समय गुजरता है. आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय से लेटर लिख रहा हूं. ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये टाइम का एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम. तो इसमें आपको कुछ नए नए वर्ड्स आ रहे हैं सामने. वो क्या है? देखिए 3 टाइम फ्रेम्स, क्योंकि जब हम टेंस की बात करते हैं तो टाइम की बात करना मुमकिन है, क्योंकि टेंस ही टाइम है. टाइम के बिना टेंस नहीं और टेंस के बिना टाइम नहीं. जहां टाइम वहां टेंस, जैसा टाइम वैसा टेंस. बहुत आसान है, जैसा टाइम वैसा टेंस. ओके, तो तीन तरह के जो टर्म्स है या टर्मिनोलॉजी तीन तरह की है जो आपको समझनी है टेंस में. वो है सबसे पहले पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम,
एंड तीसरा है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट इज पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? अगर हम कहीं कहते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है स्पेसिफिक या प्रॉपर टाइम। ठीक मैंने आपको टाइम बता दिया, एग्जैक्टली प्रॉपर। हम बोलते हैं ना कभी प्रॉपर कितने बजे आओगे आप, मैंने कहा ठीक 5 बजे आऊंगा, ठीक मंडे को आऊंगा। प्रॉपर कौन से साल में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था? तो हम बोलेंगे 1947। In 1947, when we are expressing time in its proper form, this is called point of time. Understood? Then period of time. Period of time क्या होता है? Specific duration of time is period of time. Period of time means specific duration of time. जैसे मैं कहूँ कि 1930 to 1950, 1930 to 1950. This was a great period of Indian history. So specific duration of time, तो इसको बोलेंगे period of time. Understood? तो period of time आपकी समझ में आ गया। Then expression of time, देखो दो चीजें बताई मैंने, एक बताया point of time, दूसरा बताया period of time। और इन दोनों को अगर हम कंबाइंड कर लें, this becomes expression of time। जहां पे पहला भी है दूसरा भी सेंस मिलता है, that is called expression of time। जैसे winter 1947, समर 1950, दोनों चीजें आ रही है मिक्सअप हो गए, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। तो कितना बढ़िया है, आपकी समझ में आ चुका होगा ये। अब हम इसको डिलीट करके आगे बढ़ते हैं। वी आर गोइंग टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस प्रॉपरली टू यू। सो नाउ यू विल सी द टाइप्स ऑफ टेंसेस, हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस टेंसेस। देखिए द टेंसेस एंड देयर फंक्शंस। सबसे पहले टॉपिक भी ये रहा, द टेंसेस एंड देयर फंक्शंस। टेंसेस और उनके काम। हर टेंस का काम होता है, हर समय का काम होता है। देखिए सबसे पहले द टेंसेस ऑफ टाइम में हम चलते हैं। आपने देखा सबसे पहला टेंस कौन सा होता है, सबको पता है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको बोलते हैं द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, SPT मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब कैसे पता करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट है, आप कैसे पहचानेंगे? सबसे बड़ी चीज है टाइम को पहचानना, शब्दों को पहचानना। आप कैसे पहचानेंगे सिंपल प्रेजेंट है? क्या कोई इसके लिए कोई टैगलाइन है या इसके लिए कोई शब्द है? सो दैट दे विल हेल्प यू इजीली आइडेंटिफाई द टेंस। बहुत आसान है, इससे क्या पता, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या डिनोट करता है? दिस डिनोट्स व्हाट? हैबिट। This denotes custom. This denotes practice. This denotes custom, practice, habit, repeated action, repeated action, repeated activity, permanent activity, and another is general truth। जनरल ट्रूथ समझ लीजिए आप ये क्या चीज है। देखो हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी, जनरल ट्रूथ बताने के लिए हमेशा ये टेंस ही यूज होता है। माने इस टेंस का ये पूरा क्राइटेरिया है। अब जैसे आप किसी हैबिट की बात करते हैं, जैसे मैं कहता हूं या हम कहते हैं आई गो फॉर ए वॉक रेगुलरली। आपने क्या देखा यहाँ पे, हैबिट, रेगुलरली एक ऐसा शब्द आ गया जिससे कि आपको ये पता लग रहा है कि हैबिट है इसकी, क्योंकि रेगुलर जब हम किसी काम को करते हैं दैट्स कॉल्ड आवर हैबिट। अंडरस्टूड? तो ये शब्द से पता लग रहा है
कि मैं जो हूं क्या करता हूं, हैबिचुअली पार्क जाता हूं। दैट्स राइट। देन ही यूजुअली बिलीव्स एवरीबॉडी। देखो यूजुअली एक शब्द आया यहां पे, माने आमतौर पे वो हर एक पे विश्वास कर लेता है। तो ये यूजुअली शब्द हमने यूज किया, तो इससे क्या पता लग रहा है, ये भी क्या हैबिट है या प्रैक्टिस है या रिपीटेड एक्शन है या परमानेंट एक्टिविटी है या जनरल ट्रूथ है। ये आपकी प्रैक्टिस ही बन गई है यहाँ पे, राइट। इसलिए ये भी जो है सिंपल प्रेजेंट में आएगा। ही या आई ऑफन गेट लेट फॉर लंच। लंच के लिए मुझे अक्सर देर हो जाया करता है। यहाँ पे ऑफन शब्द है, ये ऑफन से भी क्या पता लगता है कि ये मेरी हैबिट से अक्सर, तो ये क्या हो गया, एक रिपीटेड एक्शन समझ लीजिए इसको, ये रिपीटेड एक्शन में आ गया। नेक्स्ट है शी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। देखो एक शब्द यूज हुआ यहाँ पे ऑलवेज, इससे पता लगता है ये क्या है, उसकी हैबिट है या परमानेंट एक्टिविटी है। ऑलवेज मींस परमानेंट एक्टिविटी है उसकी, तो ये भी आपका इसमें आएगा सिंपल प्रेजेंट में। और एक और लिख लेते हैं, शी सेल्डम गेट्स अप लेट। वो बहुत बहुत कम लेट से, माने ये क्या है, उसकी हैबिट ही समझ लीजिए। शी सेल्डम, सेल्डम का मतलब बहुत कम एक्टिविटी जो हमारी होती है, दैट इज कॉल्ड सेल्डम। तो इन शब्दों से आपने देखा क्या लग रहा है, किसी न किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी का पता लगता है जो या तो हैबिट है या कस्टम है या प्रैक्टिस है या रिपीटेड एक्शन है या परमानेंट एक्टिविटी है, जनरल ट्रूथ है। और इस तरह की एक्टिविटीज हमारी लाइफ में होती रहती हैं और हम इस तरह के सेंटेंसेस का यूज भी करते रहते हैं। तो इसका मतलब wherever you find these things, you just take it for granted that this is the present indefinite tense. You got it? It's okay. अच्छा, एक पार्ट आपका ये हो गया, इसकी आप फोटो ले सकते हैं और उसके बाद हम चले आगे। इसको मिटा देते हैं। इसी का पार्ट है आगे। अब इसमें क्या आएगा देखिए, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनकी परमानेंट नेचर वाले सेंटेंस। कैसे होते हैं, परमानेंट नेचर। परमानेंट नेचर या एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट या एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट। कभी कभी हम इस एक्सप्रेशन में बोलते हैं परमानेंट नेचर, या कोई भी एक्टिविटी हमारी होती है ऐसा लगता है ये परमानेंट है, हमेशा के लिए है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसका दूसरा नाम क्या बताया मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप ध्यान रखना। अब एक शब्द मैं सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैं कहूं शी नोज मी वेल, वो मुझे अच्छी तरह से जानती है। क्या है इसमें, परमानेंट नेचर। ऐसा लगता है कि परमानेंटली जानती है, मुझे अच्छी तरह से जानती है, एक बार जानेगी तो भूलेगी नहीं। फिर दूसरा है टीचर्स इन सेंट जेवियर, आई टीच इन एबीसी स्कूल, मैं एबीसी स्कूल में पढ़ाता हूं। बोलने से क्या लग रहा है कि मैं एक रेगुलर एक्टिविटी है उस स्कूल में पढ़ाता हूं, परमानेंटली मैं ये काम करता हूं। बोलने से भी ऐसे ही सेंस आ रहा है। जैसे मैं बोलूं द काउ गिव्स मिल्क, इससे भी ऐसा पता लगता है कि एक जनरल क्या है, एक्टिविटी है। मैं कहूं कि रिवर फ्रीजेस एट 0 डिग्री टेम्परेचर, ये भी एक जनरल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है कि 0 डिग्री पे टेम्परेचर पे नदी फ्रीज हो जाएगी। तो ये भी हमने क्या किया, सिंपल उसमें यूज किया। नेक्स्ट है, हम लिख सकते हैं वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, वाटर बॉइल्स एट
100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, तो ये क्या है, साइंटिफिक ट्रूथ है या जनरल ट्रूथ है, तो ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होगा। देन हम कह सकते हैं प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, पौधे अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, जनरल ट्रूथ है, सभी जानते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, ये भी सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा। सो राइट, ये समझने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी टेंस के साथ में। परमानेंट एक्टिविटी में सारी चीजें समझ में आ गई। एक होता है एडिशनल यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एडिशनल यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एडिशनल यूजेस भी कुछ होते हैं, थोड़ा जितना पढ़ा है उससे ज्यादा भी कभी हम बढ़ जाते हैं आगे। वो एडिशनल यूजेस क्या हो सकते हैं, देखिए नाउ, जैसे मैं कहूं नाउ द लीडर enters, now the leader enters and addresses the gathering। आप थोड़ा सोचिए इस पे क्या सेंटेंस बनाए। अब नेताजी एंटर कर गए हैं और मीटिंग को एड्रेस करते हैं, एक ये हो गया। नाउ अर्जुन शूट्स एरो एट भीष्म, नाउ अर्जुन शूट्स एरो एट भीष्म, तो इसे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ला सकते हैं। ओके, एक चीज और बताएं हम, फ्यूचर अरेंजमेंट, फ्यूचर अरेंजमेंट समझने की कोशिश करना। मैं पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन मैंने यहां पे बात कर दी फ्यूचर अरेंजमेंट की। क्या फ्यूचर को प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फ्यूचर का टाइम जब फिक्स होता है, वेल अरेंज्ड होता है, प्री प्लान्ड होता है, तो वहां पे फ्यूचर में यूज नहीं करेंगे, उसको सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अगले महीने 9 तारीख से क्रिकेट मैच होना है, फिक्स है, पहले से ही प्री प्लान्ड है, तो हम क्या लिखेंगे, क्रिकेट मैच विल स्टार्ट ऑन 7th of May या 7th of August, नहीं, ऐसे लिखे द क्रिकेट मैच स्टार्ट्स ऑन दिस एंड दिस, just because this is pre-planned. If the future is pre-planned, you will use simple present. Make it a point. तो इसमें भी आप लिखें the prime minister, the PM arrives from New York tomorrow। क्या देखा आपने, tomorrow तो फ्यूचर को बताता है, लेकिन मैंने तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट यूज किया है क्योंकि फिक्स है, कल आना है। फ्यूचर यदि फिक्स है, फिक्स फ्यूचर, प्लान्ड फ्यूचर, नेवर यूज विल, यू जस्ट यूज सिंपल प्रेजेंट। दूसरा भी एक सेंटेंस हम इसमें बना सकते हैं, वो है he leaves for a job, he leaves for his job next week। अब आप देखो नेक्स्ट वीक तो क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, नेक्स्ट वीक इज फ्यूचर, लेकिन हमने यहाँ पे लीव्स का यूज किया है, लीव्स फॉर सिंपल प्रेजेंट यूज किया है, क्यों, बिकॉज दिस इज फिक्स्ड। नाउ आई थिंक यू गॉट इट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ यूज होगा, हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड एक्शन, कस्टम, जनरल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, इन जगह इसका यूज होगा। और कुछ ये भी हमने बताया अलग से, और फिक्स्ड फ्यूचर, प्लान्ड फ्यूचर, जो पहले से प्लान्ड है, वहां भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। दैट्स ऑल। ये हो गया आपका इसके बेस पे। अब चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है कहां यूज होता है, एक्शन इन प्रोग्रेस। दिस इज ऑलवेज यूज फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस। अगर कोई एक्शन
चालू अवस्था में काम चल रहा है, जैसे मैं खा रहा हूं, ही इज गोइंग, ही इज ईटिंग, इज लीविंग, इज प्लेइंग, इज सिंगिंग. This shows the action in progress. So wherever you think the action is in progress, you will use present continuous tense. Right? Present continuous tense में verb के साथ ing आता है, verb plus ing. In present continuous we use verb with ing form. So क्या है इसमें देखिए, लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखना कि जो एक्शन इन प्रोग्रेस है दैट इज नॉट ए परमानेंट एक्टिविटी, दैट मे बी फॉर ए शॉर्ट टाइम. जैसे मैं खाना खा रहा हूं तो कितनी देर खाऊंगा, 10 मिनट, 5 मिनट, तो दैट इज नॉट ए परमानेंट एक्टिविटी, नॉट ए परमानेंट एक्टिविटी. ये ध्यान में रखना है, ये कोई परमानेंट एक्टिविटी नहीं है. तो इसलिए इसको समझने के लिए शी इज नॉट वर्किंग, मैंने एक सेंटेंस बनाया, शी इज नॉट वर्किंग, समझ में आ गया? शी इज नॉट वर्किंग. शी इज स्विमिंग इन द रिवर, शी इज स्विमिंग, तो तैर रही है. देखो वर्ब आ गया और इसके साथ इंग फॉर्म आ गई, वर्किंग, वर्ब इंग फॉर्म. तो वर्ब प्लस इंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है. नेक्स्ट एक चीज और है, अभी मैंने सिंपल प्रेजेंट में एक चीज बताई थी आपको, वो थी कि फ्यूचर वाली इवेंट को सिंपल प्रेजेंट में कैसे लिखते हैं, कब लिखते हैं. तो यहां पे एक ऐसा है, फ्यूचर को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे लिखे. बहुत बढ़िया, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो, I am going to the cinema tomorrow. कल मैं सिनेमा देखने जाऊंगा. देखो हमने will का यूज नहीं किया, कायदे से जब tomorrow लग गया, will का यूज करने से क्या होगा, डबल हो जाएगा, सुपरफ्लस यूज हो जाएगा. तो हम लिखेंगे I am going to the cinema tomorrow, I am going to teach you tomorrow. This way you can better understand this. She is coming next week, she is coming नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते आ रही है, मैंने आएगी. तो दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. नाउ यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, वी विल मूव अहेड. अब चलिए आप इसके एडिशनल यूजेस क्या होते हैं. कभी कभी हम एक शब्द को बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बताएंगे. एक शब्द हम ऑलवेज यूज करते हैं, कभी कभी क्या यूज करते हैं, ऑलवेज. किसके साथ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ. अगर हम ऑलवेज का यूज करते हैं, इसका मतलब जो भी एक्शन हो रहा है वो हमारी लाइकिंग के हिसाब से नहीं है, वी डोंट लाइक दिस एक्शन. चलिए इसमें हम एक यूज करते हैं, शी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन, शी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन. इसका मतलब क्या है, वो हमेशा अपने बच्चों को पढ़ा रही है. देखो टेंस के हिसाब से तो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम एक प्रकार से डिसलाइक का सेंस एक्सप्रेस कर रहे हैं. शी इज ऑलवेज टीचिंग, जैसे यार कुछ नहीं है, हमेशा अपने बच्चों को ही पढ़ाती रहती है. मतलब एक प्रकार से मैं उसको कमेंट नहीं कर रहा, अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसको थोड़ा सा डिसलाइक कर रहा हूँ इस चीज को. ही इज ऑलवेज डूइंग, व्हेनेवर आई गो टू हर house she is always busy doing this thing or that thing. इस तरह से हमने यूज कर लिया. मतलब ये है कि मुझे पसंद नहीं है जब वो ऐसा काम करती है. आई थिंक यू गॉट इट. ये एडिशनल यूज होते हैं. अब चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेंसेस. अब क्या है वो पार्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे है. एक होते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स, नॉन प्रोग्रेसिव. तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, प्रोग्रेसिव. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रोग्रेसिव वर्ब होते हैं ना, इज गोइंग, इज ईटिंग, इज रनिंग, इज प्लेइंग, इज टीचिंग. इस तरह से कुछ होते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स. तो ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स क्या होते हैं,
some verbs don't admit of progressive action. The verbs don't admit of progressive action। माने अगर आपने प्रोग्रेसिव रूप से यूज किया उसको या कंटिन्यूअस के रूप में यूज किया तो गलत माना जाएगा। वो एडमिट ही नहीं करते, उनकी नेचर ही ऐसे है कि उनके साथ हम कर ही नहीं सकते प्रोग्रेसिव टेंस यूज। अब वो क्या है? वो होते हैं, एक तो सबसे पहले एक होते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, कुछ वर्ब्स होते हैं परसेप्शन के जो कि आप क्या है नहीं कर सकते उसमें। एक होते हैं वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, राइट। तीसरा है वर्ब शोइंग पोजेशन। शोइंग पोजेशन, अभी देखते जाओ आप, इसमें हम लाइन बना लेते हैं ताकि कुछ और भी आ जाए। ये भी आ गया। अब उसके बाद है वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड। वर्ब्स रिलेटेड टू फीलिंग एंड स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड, ये हैं कुछ वर्ब। और एक वर्ब्स इन जनरल, एक होते हैं वर्ब्स इन जनरल। ये समझना बहुत ही जरूरी है। This is almost necessary for you to understand these types of verbs in order to smarten up your English। देखिए, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स में कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं। नहीं, जो कि क्या होते हैं? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। प्रोग्रेसिव वर्ब में कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं which don't admit of प्रोग्रेसिव एक्शन। उसमें हमने कैटेगराइज किया है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, verbs of thinking process, verbs of showing possession, verbs feelings and state of mind और verbs in general। अब देखिए क्या है। सबसे पहले verbs of perception। perception क्या होता है? परसीव करना, दिमाग से समझना, उसको बोलते हैं परसीव करना, अंदर से समझना। इसके अंदर किस तरह के वो आते हैं? जैसे हमने सी आ गया देखना, टेस्ट आ गया, सी, टेस्ट, स्मेल, ये परसेप्शन में आते हैं सारे। हियर, प्रिफर, हियर, प्रिफर, प्लीज। अब देखो ये क्या है? परसीव करने वाली बात, जो हम अंदर से महसूस करते हैं। सी देख रहे हैं, अंडरस्टैंड करने वाला सी है ये। टेस्ट स्वाद, स्मेल, हियर, प्रिफर, प्लीज, ये आते हैं सेंस ऑफ परसेप्शन। अब चलते हैं थिंकिंग प्रोसेस। इसमें आएगा थिंक, नो, मीन, माइंड, ये आते हैं आपके थिंकिंग प्रोसेस। अब आते हैं वर्ब शोइंग पोजीशन। ओन, हैव, बिलोंग, इसमें आएगा ओन, हैव, बिलोंग। ये जो वर्ब्स हैं ये सब क्या है? बिलोंग आ गया और कंप्राइज, पजेस, कंटेन। कंप्राइज, पजेस, कंटेन, ये जो है ये वर्ब क्या है? पोजीशन को शो करते हैं। फिर होते हैं फीलिंग ऑफ माइंड। वर्ब्स रिलेटेड टू फीलिंग ऑफ माइंड। फीलिंग से रिलेटेड जो है वो है बिलीव। जैसे हमने यहां क्या लिखा? बिलीव। दूसरा हमने क्या लिखा? लाइक, लव, हेट, ये सारे जो हैं इसमें आ जाएगा। want, wish, desire, want, wish, desire, इस तरह के जो वर्ब है ये फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड है। जनरल में क्या आ गया? लुक, लुक आ गया, सीम आ गया, अपीयर आ गया, राइट। अच्छा जी, ये आ गया अफेक्ट, रिजेंबल, कॉस्ट, अफेक्ट आ गया, रिजेंबल आ गया, कॉस्ट आ गया, ओके। रिक्वायर, स्टैंड, फेस, रिक्वायर आ गया,
स्टैंड आ गया, फेस आ गया, और एक आध और लिख लेते हैं, बिकम। तो ये थोड़ा सा आपने कष्ट देना है अपने आप को, इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? ये ऐसे वर्ब्स हैं जो नॉन प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज होती है, माने इंग नहीं, इनके साथ इंग नहीं लगता है डायरेक्ट। जैसे आपने कहा सीइंग, टेस्टिंग, आई एम स्मेलिंग, नहीं, हम लिखेंगे आई स्मेल, आई एम स्मेलिंग नहीं, आई स्मेल। आई एम सीइंग नहीं, आई सी। टेस्ट, आई एम टेस्टिंग नहीं, आई एम टेस्टिंग नहीं, आई टेस्ट। हियर, आई एम हियरिंग नहीं, आई हियर। आई एम प्रिफरिंग नहीं, आई प्रिफर। आई एम प्लीजिंग नहीं, आई प्लीज। उसी तरह से फीलिंग ऑफ स्टेट माइंड में बिलीव, आई एम बिलीविंग नहीं आएगा, आई बिलीव बोलेंगे। आई लाइक आएगा, आई एम लाइकिंग नहीं आएगा। आई एम लविंग नहीं बोलेंगे, आई लव बोलेंगे। आई एम हेटिंग नहीं आएगा, आई हेट बोलेंगे। आई एम वांटिंग नहीं बोलेंगे, आई वांट बोलेंगे। आई एम विशिंग नहीं आएगा, आई विश बोलेंगे। आई एम डिजायरिंग नहीं बोलेंगे, आई डिजायर बोलेंगे। उसी तरह से आई एम लुकिंग, आई एम सीइंग, आई इट्स अपीयरिंग, अफेक्टिंग, रिजेंबलिंग, कॉस्ट, ये सब गलत हो जाएंगे। यू डोंट हैव टू यूज इंग फॉर्म विद ऑल दीज वर्ब्स, लाइक हैविंग, लाइक बिकमिंग, लाइक रिजाइनिंग, लाइक ये रिक्वायरिंग, स्टैंडिंग, ये सब गलत हो जाएगा। सो आपने देखा, इनको बोलते हैं दीज वर्ब्स डोंट एडमिट ऑफ प्रोग्रेसिव एक्शन, इनके साथ इंग फॉर्म गलत हो जाएगी। तो जो बच्चे एसएससी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, या कोई और हम अच्छे कंपटीशन की कर रहे हैं, वो इसको अपने दिमाग में बना लें कि इनके आगे इंग फॉर्म आएगी तो गलत हो जाएगा। ये इसीलिए मैंने सबसे पहले नाम दिया फाउंडेशन मॉड्यूल। इसमें आपको पूरी फाउंडेशन पता लग जाएगी, फिर हम आगे स्पीड से चलेंगे, आराम से समझ में आएगा। तो ये सब बच्चों ने समझ लिया होगा। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर योर रेफरेंस। अब देखो आगे, चलिए अब है, जैसे मैं कहूं ही इज ओनिंग ए कार, तो ही ओन्स ए कार, गलत हो जाएगा। तो अब चलिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट सच में बताऊं आपको क्या है, प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर है। प्रेजेंट परफेक्ट इज द मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर है। कैसे समझेंगे? देखिए, इसको समझने के लिए जैसे हम बोलते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीट इन द पास्ट। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। हम लिखेंगे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग the action is already past। बोलते वक्त जो हमने काम किया वो पास्ट हो जाता है, मैंने वो काम पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने पढ़ लिया है, बात तो इस समय कर रहा हूं मैं, तो प्रेजेंट हो गया, लेकिन पढ़ने का काम फिनिश हो गया, पास्ट हो गया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट बना। तो प्रेजेंट परफेक्ट मींस प्रेजेंट वाज पास्ट। करेक्ट? ठीक है। तो जनरली एडवर्ब्स एंड कंजंक्शंस, तो ये जो प्रीसीडिंग एक्शन बोलेंगे, कैसे पता लगेगा प्रीसीडिंग एक्शन का? जो पहले जो एक्शन हुआ, शुरू तो पहले हो गया लेकिन खत्म अभी हुआ। क्या कहा मैंने? शुरू तो पहले हुआ, टाइम लग गया इस पे, और खत्म हुआ अब, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो चलिए आप आगे इसको कैसे बताएंगे? कुछ शब्द है जो इसको बताते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कुछ शब्दों से। जैसे हम बताए एवर, just, recently, okay, already, yet, till, okay, so far, of late, lately, बिफोर, ये टाइम के सेंस में सारी चीजें हैं। बाय द टाइम आफ्टर, बाय द
टाइम या आफ्टर। ये कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्मेल देते हैं। These words will certainly smell of present perfect tense। याद रखो कैसे। जस्ट और ऑलरेडी एक ही बात है, जैसे हमने जस्ट कह दिया और ऑलरेडी कह दिया, तो एक ही सेंस में आई हैव जस्ट फिनिश्ड इट, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड इट। अभी अभी आप जो काम फिनिश कर रहे थे और जस्ट ऑलरेडी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है एवर मीन्स एनी टाइम इन द पास्ट। एवर का मतलब EVER, एवर एनी टाइम इन द पास्ट, ओके। या ऑलवेज के सेंस में भी इसका यूज होता है, ऑलवेज या एनी टाइम इन द पास्ट। सो फार, येट, स्टिल, नाउ, अप टू, ये सारे आप कर सकते हैं, आप समझते भी होंगे। आई डोंट थिंक इट नीड्स एनी एक्सप्लेनेशन। अब चलिए आगे। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू सिंपल पास्ट। कुछ समझ आया? प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पॉइंट ऑफ टाइम अगर इकट्ठा यूज होता है तो वो सिंपल पास्ट फॉर्म ही उसके साथ यूज होगी। अंडरस्टैंड? इट्स ऑलराइट। चलिए ठीक है। जैसे हम कहे कुछ सेंटेंस, वो कुछ हमारे पास शब्द है, जैसे सिंस आ गया, हमने लिखा एवर सिंस आ गया, सिंस, एवर सिंस, राइट। यस्टरडे, द अदर डे, ओके। ago, before, back, ago, before, back, ये सारे या फॉर्मली ये सब टाइम बताते हैं। जो पहले का, जो प्रीवियस टाइम बता रहे हैं, पास्ट का टाइम बताते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंपल पास्ट बनेगा इसका। एक एग्जांपल, शी हैज रिटर्न्ड 2 days ago। मैं कहता हूं एग्जांपल, शी हैज रिटर्न्ड 2 days ago। ये क्या है आपका? अब इसमें देखो क्या करेंगे हम, ये हैज है, इसको ओमिट कर देते हैं। वैसे रूल तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है? क्योंकि सी हैज लगा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट रिटर्न। और पॉइंट ऑफ टाइम हमने बिल्कुल 2 days ago बता दिया, बिल्कुल क्लियर बता दिया, प्रॉपर टाइम 2 दिन पहले। तो प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये क्या बनता है? सिंपल पास्ट। याद रखना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सही बनाने के लिए इसको बनाएंगे, ओमिट कर देंगे इसको। शी रिटर्न्ड 2 days ago। शी रिटर्न्ड, ये सही बनेगा आपका 2 days ago। अब आप देखो कंपटीशन में आपको इस तरह का आ सकता है, शी हैज रिटर्न्ड 2 days ago, तो आपको फटाक से हैज को गलत कर देना, सिंपल पास्ट। या कोई भी जो पास्ट फॉर्म दे रखी है उसके साथ अगर टाइम दे रखा है उसके एक्शन का, तो सिंपल पास्ट आएगा। ओके, आप चलिए आगे। अभी हमने एक शब्द बताया था ना, क्या बताया था? प्रॉपर टाइम वाला। अब चलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा केस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस क्या था वो? टाइम एक्सप्रेशन। अभी ये दोनों जो वर्ड्स थे, टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है मैंने बताया था, ड्यूरेशन ऑफ टाइम और जो प्रॉपर टाइम होता है उसका मिक्स, दोनों को इकट्ठा कर लो तो टाइम एक्सप्रेशन हो जाता है। इसका क्या बनता है? इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है। क्या बनता है इसका? परफेक्ट टेंस। याद रखना इस बात को, परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। आई एम रॉन्ग हियर,
प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। अब ये एग्जांपल से कैसे समझेंगे, देखो इसमें कुछ संदेश, जैसे हमने कुछ यूज किया, सिंस का यूज इसमें हो सकता है, फॉर का यूज हो सकता है, हाउ लॉन्ग का हो सकता है, होल का हो सकता है, ऑल का हो सकता है, ठीक है, थ्रू आउट, ऑल अलोंग हो सकता है, थ्रू आउट हो सकता है, थ्रू आउट। ये सेंटेंस है जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे he has known me for 2 years, एग्जाम्पल में he has known me for 2 years। अब क्या समझे आप इसमें, वो मुझे 2 साल से जानता है। देखो टाइम भी दे दिया, 2 इयर्स भी दे गया, टाइम का एक्सपेंशन है, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है, इसलिए हमने इसको सही कहा, he has known me for 2 years। यहाँ पे he knew me for 2 years नहीं कहा, राइट, सिंपल पास्ट उसमें आता है पहले वाले में। अब है दूसरा, she has owned this parlor, हम यूज कर सकते हैं इसको, she has owned this parlor, this parlor कब से, लिख दीजिए आप कुछ भी, since 2005। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन, तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। अभी कोई डाउट है तो यू कैन राइट टू मी इन कमेंट्स सो दैट आई विल बी एबल टू क्लियर योर डाउट्स। चलिए आगे, एक्सरसाइज भी देंगे इसके लिए। अब चलिए आगे, और आई थिंक कुछ एक्सरसाइज में देना चाहता हूं आपको। आज के इस पूरे एपिसोड में कुछ एक्सरसाइजेस हम देते हैं, वो आप करेंगे घर में, ठीक है। सबसे पहले जैसे आपने क्या लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करो, सुटेबल वर्ब फॉर्म्स, यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कैसे हमने लिखा बसेस, पहला सेंटेंस मैंने बताया बसेस, यहां पे डैश किया, ऑन दिस रोड एवरी आवर, ऑन दिस रोड एवरी आवर। तो यहां पे हमने रंग वाली फॉर्म बननी है, कैसी फॉर्म बनेगी आप खुद ही लिख लेना इसको। एप्पल्स राइप इन ऑटम, दूसरा एप्पल्स इन ऑटम, AUTUMN, ये आगे हमारा। इसमें आप क्या लिखेंगे, गेट, गेट की कौन सी फॉर्म भरेंगे ये खुद लिखिए आप। फिर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी एक आध एग्जांपल देते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट, राइट करेक्ट, राइट करेक्ट सेंटेंसेस। जैसे मैं लिख रहा हूं ही इज ओनिंग ए कार, ही इज ओनिंग ए कार, इसको आप सही करेंगे। दूसरा है मैं लिखूं we are hearing the bell, we are hearing the bell, ये आपने दो मैंने लिख दिए। और इसके बाद हम आगे बताएंगे कल, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, इसको समझिए। टेंस का अगला पार्ट हम कल बताएंगे। और दिस इज माय वन मोर रिक्वेस्ट टू यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर एंड लाइक। That is the only treat for me. Okay, that's all. See you in the next class.